हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसे हम डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या इसे शॉर्ट में जो है हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है या इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये पॉलिटी के अंदर आता है। और आपको पता होगा कि पॉलिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी स्टेट ओरिएंटेड पीसेस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम, चाहे एनटीपीसी हुआ, चाहे बैंकिंग हुआ, कहीं पे भी एग्ज़ाम की किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे पॉलिटी का एक अहम भूमिका होता है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो 3-4 हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ले करके जो है जो सिटीजनशिप वगैरह है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है फिर फंडामेंटल राइट, फिर उसके बाद आज तो हम डीपीएसपी देख ही रहे हैं। एंड देन जो है उधर चले जाएंगे तो एग्जीक्यूटरी वाला बॉडी जो होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके जो कार्य वगैरह हैं उनको देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन अमेंडमेंट वगैरह जो है हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ से चूँकि क्वेश्चन आता है, बिल्कुल जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को छोड़, ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनर इसको छोड़ देगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। तो चूँकि हम जो है यहाँ केवल हम ऐसा नहीं कि शुरू से ही पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर कराएंगे एक एक करके। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है और ताकि जो है उसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिटी के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं ये डीपीएसपी, वैसे थोड़ी बहुत पॉलिटी के बारे में हम बता दें तो पॉलिटी कहो या कॉन्स्टिट्यूशन कहो तो मान के चलना कि टोटल जो अनुच्छेद की संख्या है, यानी कि आर्टिकल्स अगर बात करें तो 395 है। ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, तो इस संविधान में क्या होता है कि अगर हम बात करें टोटल आर्टिकल की, ठीक है, टोटल अनुच्छेद की, तो 395 अनुच्छेद है। अगर टोटल हम बात करें पार्ट की तो ये जो है 22 भाग हैं। और शेड्यूल की बात करें, टोटल शेड्यूल की, जिसे हम अनुसूची कहते हैं, तो टोटल 12 अनुसूची है। यानी कि 395 अनुच्छेद, उसके बाद जो है 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इन टोटल 22 पार्ट में से, ठीक है, जो पार्ट नंबर 4 है, ध्यान से देखना, जो पार्ट नंबर 4 है वही हमारा है डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। यानी कि हमने देखा कि टोटल जो अनुच्छेद की संख्या है वो 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। उन 22 भाग में से आज के जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाग नंबर 4, यानी कि पार्ट 4, जो बात करता है डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कुछ लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में इसे डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। टोटल ये 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद में इसे समाहित किया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बेसिक था। अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, ये जो है जब इसकी निर्माण कार्य चल रहे थे, जब इसको बनाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है बहुत सारे देशों की अच्छी जो बातें थीं उनको समाहित किया गया था अपने संविधान में। ठीक है, उन्हीं सभी में से जो है ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिस देश से इसको लिया गया था वो था आयरलैंड। ठीक है, अब ये चीज़ ये बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि किस देश से जो है आयरलैंड जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया था। ठीक है, अब आयरलैंड के पास भी ये खुद का संविधान नहीं था, मतलब आयरलैंड के पास भी ये खुद का इसका नहीं है, ये जो है ये स्पेन से लिया था।
ठीक है। आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लाया था, ठीक है। और ये ऐसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक जो देश है उसके लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। जब ये तब की बात है, देखो, जब ऐसे तत्व के जो किसी भी देश के लिए आवश्यक है, ठीक है। संविधान बनाते समय हमारे पास न तो इतनी धन थी, न तो इतने संसाधन थे, रिसोर्सेस भी बहुत कम मात्रा में थी। तो जो कुछ भी सरकार की इच्छा पे था, जैसे था, वो देश की भलाई के लिए उन्होंने जो है काफ़ी योगदान रहा, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ जो है लोगों ने इस पे विचार व्यक्त किया है। देखो, पहली बात तो ये, राज्य जो है इसे इन्फोर्स नहीं करा सकता है, यानी कि ज़बरदस्ती जो है ये चीज़ करने पे मजबूर नहीं करा सकता है। जस्ट लाइक आपको अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह, मौलिक अधिकार की तरह जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। केटी शाह एक जो है विधिवेत्ता थे, वो कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है उस चेक के समान होता है। चेक आपको पता होगा, ठीक है। तो हम चेक को लेके जाते हैं बैंक में, और जो है चेक के भुगतान करने के बाद जो है बैंक जितना धनराशि चेक में लिखा रहता है वो बैंक वाला उतने पैसे आपको दे देता है। तो ये केटी शाह कहते हैं कि चेक जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक चेक के समान होता है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व भी उसी तरह से है, ठीक। याद रखना जो है, अगर हम इसकी उद्देश्य की बात करें, ठीक है, इसकी उद्देश्य की बात करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका जो है एम क्या है, ठीक है। तो ये जो है इसका उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है, ठीक है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि इसका एम क्या है। आखिर में जो है सरकार या जो भी कानून निर्माता थे, विधि निर्माता थे, वो क्या चाहते थे। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि सामाजिक, सोशल और जो है इकोनॉमिक तरीके से जो है लोकतंत्र की स्थापना करना। हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसे समाहित किया गया है, और एक एक करके जो है 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद जो भी उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो है जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको भी हम मार्क करते चलेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है साथ साथ जो है आप नोट कर सकते हैं। ये वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, एक एक करके हम देखते हैं आर्टिकल, या इसे ही हम अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 36 की। तो जो आर्टिकल 36 है वो क्या करता है, परिभाषा के बारे में बताता है, यानी कि ये जो है डेफिनेशन के बारे में कि आखिर में डीपीएसपी क्या है, जो है डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, ये मात्र जो है ये परिभाषा के बारे में बताते हैं। तो जब भी पूछेगा तो आप ये बताएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या बताता है, वो बताता है कि इसे न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं करा सकते, यानी कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है, ठीक है। नॉट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ, यानी कि विधि द्वारा ये कह सकते हो, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और न तो इसको लेकर के हम वाद्य लेके आ सकते हैं किसी भी मैटर को लेकर के, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, पहला पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन है। दूसरा पॉइंट ये है वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको लेकर के, डीपीएसपी को लेकर के जो है हम न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हैं, ये अनुच्छेद 37 बताता है। अगर वहीं हम बात करें अनुच्छेद 38 की, आर्टिकल 38 की, तो ये पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है,
यानी कि पहले एक और चीज़ इसका जो है, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक आर्थिक के अलावा जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जो है पब्लिक लोक कल्याण की बात करता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद जो है 37 हमने देखा कि ये न्यायालय द्वारा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, ठीक है। और ये जो है वाद्य योग्य नहीं है, यानी कि किसी भी बिंदु पर इससे संबंधित जो इसमें तत्व लिखे गए हैं उनको लेकर के जो है हम न्यायालय में किसी के प्रति जो है किसी के विरुद्ध वाद नहीं ला सकते हैं। ये 37 में बताया गया है। वहीं 38 की अगर हम बात करें तो लोक कल्याण की जो भी अभिवृत्ति है, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक न्याय, ये सब की बात किया गया है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो सीधे सीधे जो है आर्टिकल 38 जो है पब्लिक वेलफेयर, या जिसे हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में जो है ये बात जो है आर्टिकल 38 बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, ठीक है। अनुच्छेद 39 की हम बात कर लेते हैं। आखिर में अनुच्छेद 39 क्या है? तो एक चीज़ देखो, 38 भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी पूछेगा कि पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के जो है बात कर रहा है, तो ये जो है 38 जो कि एक बताता है कि लोक कल्याणकार राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। 39 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 और 39A यानी कि 39 और 39A। 39 बताता है कि समान काम के लिए जो है किसी भी स्त्री को यानी महिला को और पुरुष को जो है समान वेतन तथा जो भी कुछ संसाधन जो भी दिए जाएंगे उनका उचित वितरण किया जाएगा, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। तो जब भी कभी देखो एग्जाम में सीधे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 भी समान काम के लिए समान वेतन जब भी पूछेगा तो ये आपको जो है ये आर्टिकल लगाना है, ठीक है। कई बार देखो यूपी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में या जो भी होता है ना, सीधे मैच द फॉलोइंग 39, 39A, 30 ऐसे करके मैच कराने के लिए, जैसे आर्टिकल 40 आ गया तो मैच कराने के लिए पूछता है। तो जब भी हम मैच कराने जाएंगे तो हमको पहले उस आर्टिकल में लिखा क्या है, अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल हम मैच नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमको कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है उसको लर्न कर लेना, या ये कह लो दूसरी भाषा में उसको रट जाना जरूरी होता है, क्योंकि दो भी मिल गए ना उसमें से तो तुम आसानी से जो उसको क्या करोगे, उसको सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं समान काम के लिए या सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सीधे। अब ये समानता किसके बारे में बात कर रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये बता रहा है कि चाहे कोई महिला हो, ठीक है, चाहे कोई मेल हो, मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन हो, या कोई ऐसा रिसोर्सेस हो, कोई संसाधन हो जो दिया जा रहा है उस पुरुष को और उस महिला को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमोट करता है आर्टिकल 39, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा है। और यदि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो हमने देखा कि क्या आर्टिकल 36 परिभाषा के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 37 जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और वाद्य योग्य नहीं है ये बताता है, और आर्टिकल 38 जो पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में बात करता है, आर्टिकल 39 जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में बात करता है, यानी कि किसी भी महिला यानी कि किसी भी फीमेल या मेल जो भी होंगे उनके बीच जो वेतन को लेकर के जो है विभेद नहीं किया जाएगा, या कोई भी रिसोर्सेस वगैरह दिए गए हैं, संसाधन दिए गए हैं,
तो उनमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो है आर्टिकल 39 बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39A। 39A ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 39A जो है बात करता है निशुल्क विधि सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड के बारे में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि निशुल्क विधि सहायता, ठीक है, निशुल्क विधि सहायता जिसे हम कहते हैं फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड ये कहां पे बताया गया है? तो ये जो है निशुल्क विधि सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39A में बताया गया है कि निशुल्क विधि सहायता देना राज्य का कर्तव्य होगा, जिसे हम फ्री लीगल एड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में पहले ये नहीं था, आपको पता ही चल रहा होगा कि देखो ये 39 है और ये फिर बाद में इसमें जो है जोड़ा गया, ए में एक ए बना कर जोड़ा गया है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया इसको 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कैसे याद करोगे? देखो, जब भी कभी 44वां संविधान संशोधन रहता है, 44th अमेंडमेंट की बात करना है, तो देखो 1900 तो रहना ही रहना है, 1800 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि 1950 के बाद जब हमारा संविधान बना तो उसके बाद ही तो संशोधन वगैरह प्रक्रिया होंगे। तो 44वां संविधान संशोधन में जब भी करोगे 19 तो रहेगा, 4 4 8 78, 70 के बाद ही ये सब चलेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4 2 6 76, बस ऐसे सोच लेना है, ये तो तीनों सेम ही रहेंगे। तो जो कुछ भी होगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में यानी कि 1976 में इतने संशोधन हुए कि मत पूछो। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब कभी क्वेश्चन आपसे पूछते कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौन है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे जो है आर्टिकल 39A जो है क्या बात करता है? निशुल्क विधि सहायता के बारे में, जिसे हम फ्री लीगल एड कहते हैं, उसके बारे में ये बात करता है। और ये जो है पहले नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन को जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे मेजर जो है संशोधन हुए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 40 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देखना। यानी कि 38, 39, 39A और उसके बाद जो है 40 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। ग्राम पंचायतों की संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जो है ये 40 बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं 41 की, जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। 41 जो है कुछ दशाओं में जैसे सरकारी सहायता प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल, चाहे कोई शिक्षा से संबंधित होगा, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, शिक्षा से संबंधी या कोई भी सहायता संबंधी, जैसे शिक्षा संबंधित हुआ, कोई वृद्धा पेंशन हो गया, ठीक है, विकलांगों का जो सहायता प्रदान किया जाता है, साइकिल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें जो है ये 41 बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करती है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वृद्धा पेंशन देना, ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। विकलांगों को साइकिल देना, विकलांगों को
साइकिल देना। ठीक है, ये कुछ जो है एग्जाम्पल हैं जो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 42 की। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी एक अलग से जो है इसको हम नोट करवा देंगे कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। 42वां जो है ये बात करता है न्याय संगत कार्य। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई प्रसूति महिला है या गर्भवती महिला है, तो उनको जो है सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो है चाहे जिस तरह से भी सहायता प्रदान किया जाए। ठीक है, और उनको जो है किसी शारीरिक श्रम को न कराना, इसमें बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, गर्भवती महिला को सहायता प्रदान करना तथा कोई कठोर श्रम न कराना। ठीक है, तो ये याद रखना 42वां। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना तो ये इम्पोर्टेंट है ना तो ये इम्पोर्टेंट, बस मैंने डिस्कशन कर लिया कि ये क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या बात करता है? आर्टिकल 43 जो है एक जो कोई भी मजदूर जो है क्या करता है, मजदूरी करता है, तो उसको जो है एक मिनिमम वेज देना। ठीक है, निर्वाह योग मजदूरी जिसे कहते हैं, मिनिमम वेज देना, ताकि वो अपने परिवार का, ठीक है, या अपना जो भी घर है उसको अच्छे से चला सके। ठीक है, तो याद रखना इसको जो है निर्वाह योग्य जो है मजदूरी देना, ये कह सकते हो। इसमें बताया गया है निर्वाह योग्य मजदूरी देना। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 43 के बाद जो है आर्टिकल 43 ए आता है। आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए क्या बात करता है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उद्योग प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन में जो है कामगारों की भागीदारी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ना तो 42, 43 और 43 ए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आया है वो आया है आर्टिकल 44, ये इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ जो है वहां पे मेंशन करते चलो। आर्टिकल 44 क्या करता है? समान सिविल संहिता की बात करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समान सिविल संहिता, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है अनुच्छेद 42। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 44 यानी कि 44। अब देखो 44 के क्या कहता है एग्जैक्ट में, कि हमको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी है, और फिर भी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग जो है क्या है, एक है। ठीक है, विभिन्नता में एकता जिसे हम लोग कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो 44 है, कह रहा है कि समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ठीक है, समान सिविल संहिता का मतलब है सभी धर्मों के लिए, चाहे विवाह हो चाहे तलाक हो, सभी में शर्तें समान होने चाहिए, भले ही विवाह की रीतियां अलग हों। आप लोगों को पता होगा कि जो है हिंदू विवाह को लेकर के जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया, 1955। ठीक है, उसमें जो है हिंदू धर्म की जो भी चीज़ें हैं, यानी कि चाहे वो तलाक से संबंधित शर्तें हों, चाहे विवाह से संबंधित हों, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है, वो अलग है। उसी तरह से मुस्लिम जो है मुस्लिम विधि के अनुसार जो है काम करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से एक फायदा होगा कि सभी धर्मों के लिए समान होगा, भले ही वो अपने विवाह की जो भी रीतियां हैं वो अलग तरीके से करें। ठीक है, हम लोगों में तो
हिंदुओं में आपको पता होगा कि जो है अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं और कहा जाता है कि 7 फेरे जो है होने के बाद ही जो है विवाह कंप्लीट होना माना जाता है। ठीक है, लोग लोगों का जो रीति अलग है, लेकिन लॉ तो यही कहता है। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये यही कहता है कि सप्तपदी कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, 7 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए, तभी जो है एक हिंदू का विवाह जो है परिपूर्ण माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। 6.5 स्टेप भी रहा, ठीक है, तब भी वो विवाह कंप्लीट नहीं माना जाता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 7 कहता है। ठीक है, और ये जो है एक पूरी तरीके से, यानी कि हिंदू विवाह एक पूरी तरीके से संस्कार है, सेक्रामेंट है, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मुस्लिम मैरिज की बात करें तो मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि वहाँ पे वो पूरी तरह से संस्कार नहीं, ये माना जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो है इज़्ज़त और कबूल होते हैं, प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, जो है प्रपोजल रखा जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, देन जो है कबूल होता है। तो जो प्रॉमिस होता है उसको इज़्ज़त कहते हैं उनकी भाषा में, और जो एक्सेप्टेंस होता है यानी कि वो जो है जो लड़की पक्ष उसको या लड़का पक्ष जो है, दोनों में से दोनों प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस करते हैं, तो उसे जो है कबूल कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सरकार जो है, वर्तमान सरकार भी इस बात पे जोर दे रही है। बहुत सारे स्टेट जो है अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर लिए हैं। ठीक है, गोवा जो है सबसे पहला राज्य है जो समान सिविल संहिता लागू करने वाला बन चुका है। ठीक है, आई थिंक जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद मध्य प्रदेश भी ऐसा कर रहा है। तो समान सिविल संहिता यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारे में बात करता है। ठीक है, आई होप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, यानी इस समय जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ से बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें जो है जो आपको पता होगा कि भारतीय दंड संहिता जो है उसको जो है बदल करके भारतीय न्याय संहिता कह दिया गया है, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1976 था, यानी कि दंड प्रक्रिया जो संहिता था, तो ठीक है, उसे जो है न्याय प्रक्रिया संहिता के नाम से अब जाना जाने लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हो, ठीक है, अभी तो वो तो सबके पे सेम है, लेकिन लागू होता है, चाहे बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो, यानी कि आईपीसी हो चाहे दंड प्रक्रिया संहिता हो, वो ये नहीं देखेगा कि कौन से आप धर्म से हो। ठीक है, सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होगा वो। लेकिन बाकी जो और अन्य चीज़ें हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो है समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 44th आर्टिकल था। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 45 की, यानी कि जो है अनुच्छेद 45 क्या कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 45 ये कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की जो है निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार जो है अपनी जो भी कुछ इससे संबंधित सेवाएं हैं, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और 6 से 14 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, ठीक है, 6 से 14 को शिक्षा देना, 6 से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जिम्मेदारी है वो भी राज्य सरकार की है। तो ये भी याद रखना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, निशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, ये भी राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, और 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उनके स्वास्थ्य संबंधित ध्यान को रखे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल
46 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 46 में SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, SC, ST, OBC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है राज्य सरकार क्या करेगी, उसे जो है विशेष आरक्षण प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो एक चीज हम फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, यहां से मैं रिवाइज करा देता हूं कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको ध्यान नहीं देंगे। अब हम सीधे सीधे चले आते हैं 44, यानी 40 के बाद 44 जो समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। उसके बाद 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देना जो है राज्य सरकार का अधिकार है, कर्तव्य है। 46 में SC, ST, OBC के लिए जो है विशेष उपबंध के बारे में जो है ये बात यहाँ पे करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 47 की। ठीक है, अनुच्छेद 47 यानी कि आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बच्चों को जो है पोषण युक्त, ये कह लो जो भी आहार है उनको उपलब्ध कराना। नशीली दवाओं, ठीक है, पर प्रतिबंध, यानी कि जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उस पर रोक लगा देना जो है ये राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। 48A यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, ठीक है, इनकी रक्षा करना, इन तीनों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय जो स्मारक है, ठीक है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसकी भी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना जो है, बचाना जो है राज्य सरकार का कर्तव्य आर्टिकल 49 में दिया हुआ है। आर्टिकल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 में बता रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की अगर बात कोई करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है कि इसमें अनुच्छेद 50 में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद जो है आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी विवाद हो उसका मध्यस्थता करके जो है उसको ख़त्म करना जो है, ये बात करता है क्या, ये बात करता है आर्टिकल 51। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है और किस तरह से जो है ये चीज़ है। अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कि आखिर में इन दोनों में भारतीय जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार हैं और जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है, क्या जाता है। अगर आप मेंस में जाएंगे तो पूरा जब लिखने के लिए आएगा तो ये आपको आर्टिकल मेंशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो उनमें डिफरेंसेस मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो है 48 ये पर्यावरण वाला, ये सेम सब अमेंडमेंट था 1976 वाला ही, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही इसको लेके आया। देखो, मूल अधिकार जो है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखो, पहला डिफरेंसेस भारतीय संविधान में जो है जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज रखे गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात कर लो तो संविधान के अनुच्छेद ये पार्ट जो है यानी कि भाग 3 में रखा गया और ये जो है भाग 4 में रखा गया है। समझ रहे हो बात को। उसके बाद यहां से अगर हम बात करें तो ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। समझ रहे हो बात को। और ये जो है 36 से लेके 51 तक है, भाग 3 में रखा गया, भाग 4 में रखा गया है। तो फिर से हम बता रहे हैं कि पहला डिफरेंसेस क्या हुआ कि जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व किस में है, ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, दूसरा ये अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक है। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व तो इधर है और ये जो है कौन सा है, ये आपका जो है मौलिक अधिकार वाला है। ठीक है, दूसरी बात देखो,
अगर हम बात करें मौलिक अधिकार में, तो ये कोई भी व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, पैदा जैसे ही होता है, तो मौलिक अधिकार उसको मिल जाते हैं। ठीक है, उससे नेचुरल राइट्स कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। जबकि जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी है, उसे नैसर्गिक अधिकार नहीं माना जाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा जो है दिया गया एक अधिकार है, जो वाद योग्य नहीं है। पहली बात हमने बता दी कि ये वाद योग्य नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, यानी कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य सरकार की शक्तियों को घटा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ठीक है, ये भी बता दिया। इसमें कुछ मौलिक अधिकार निलंबित, सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है कभी भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार अपना अपना होता है। ठीक है, अपना अपना क्या मतलब है, एक व्यक्ति जा करके उसे वो करा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये समाज की भलाई के लिए होते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ये वीडियोस कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।